वक्त की बढ़ती रफ्तार और रोगों की संख्या से क्या आप हैं हैरान? सेहत की परेशानियों से क्या आप हैं निराश? तो हेल्थलाइन लेकर आया है तमाम बीमारियों के अनसुलझे राज। तो पाइए अपने सवालों के जवाब मेरे यानी मनीषा के साथ ONN न्यूज की खास पेशकश हेल्थ लाइन के साथ। आजकल कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो साइंस की तरक्की की तरह ही बढ़ती जा रही हैं। यहाँ हम वैज्ञानिकों द्वारा किए जा रहे आविष्कारों को घेरे में नहीं ले रहे, अपितु ये बताना चाहते हैं कि भले ही साइंस ने इतनी तरक्की कर ली हो, लेकिन कुछ बीमारियां ऐसी हैं जो खत्म होने की बजाय और भी बढ़ती चली जा रही हैं। इन्हीं शारीरिक परेशानियों में से एक है पित्त की पथरी। लेकिन क्यों इतनी सक्रिय है ये बीमारी और कैसे बनती है ऐसी परेशानी? ऐसी ही तमाम अहम जानकारियों को साझा किया चंदन हॉस्पिटल से गैस्ट्रो सर्जन डॉक्टर अलंकार गुप्ता ने। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि पित्ताशय की पथरी बनने के कारणों का अभी तक पता नहीं चला है, लेकिन माना जाता है कि आनुवांशिक तथा रक्त संबंधी बीमारियों की वजह से ये हो सकती है। तो आइए जानते हैं कि क्या है वो लक्षण, साथ ही कैसे इससे बचा जा सकता है। नमस्कार, आप देख रहे हो ONN न्यूज में। मनीषा आप सभी का स्वागत करती हूँ ONN न्यूज के खास कार्यक्रम हेल्थलाइन में, जिसमें हम आपको रूबरू कराते हैं रोगों के बारे में, देते हैं जानकारियाँ और मुलाकात करवाते हैं आपकी डॉक्टर से। चलिए इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे पित्ताशय यानी कि पित्त की पथरी के बारे में कि ये क्या होता है, इसके लक्षण क्या होते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं पित्ताशय यानी पित्त की पथरी बहुत ज़्यादा कॉमन हो गई है, देखने में मिल रही है। लोग ऑपरेशन करवाने आते हैं, इसका इलाज करवाने आते हैं, लेकिन बहुत सारी जानकारियाँ उनको नहीं मालूम होती हैं। इसी के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे डॉक्टर अलंकार गुप्ता से, जो गैस्ट्रो सर्जन हैं। उनसे जानेंगे पित्ताशय की पथरी के बारे में, भ्रांति के बारे में और इसका इलाज क्या है। आइए शुरू करते हैं। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्रोग्राम में। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अलंकार गुप्ता चंदन हॉस्पिटल में हेड ऑफ डिपार्टमेंट हूँ, गैस्ट्रो सर्जरी पोस्ट पे काम कर रहा हूँ मैं। और हम लोग यहाँ लगभग हर महीने 15 से 20 गॉल ब्लैडर के ऑपरेशंस कर रहे हैं फिलहाल। तो सर, जैसा कि आज पित्त की पथरी के बारे में बात करेंगे, तो पित्त की पथरी क्या बीमारी है और ये लखनऊ में कितना कॉमन है, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। देखिए, पित्त की बीमारी होती है, पित्त के बाद फैली, उसको कहते हैं गॉल ब्लैडर कहते हैं इसको। और गॉल ब्लैडर में दो बहुत कॉमन बीमारियां हैं यहाँ पे लखनऊ में, क्या बल्कि पूरे उत्तर भारत में। ठीक है जी, एक तो है पथरी, इसको कहते हैं गॉल ब्लैडर स्टोन, और दूसरा है गॉल ब्लैडर कैंसर। ठीक है, ये क्यों बहुत ज़्यादा कॉमन है, इस बारे में बहुत रिसर्च की जा रही है। ICMR रिसर्च कर रहा है। अल्टीमेटली हमारे खाने में, हमारे पानी में कोई चीज़ें है जो कि शायद हैवी मेटल्स हों या कोई ऑर्गेनिक हो, जिससे कारण हमारे यहाँ है, पर ये बहुत ज़्यादा कॉमन है। अगर हम साउथ इंडिया की तरफ चले जाएँ, जैसे मान लीजिए बेंगलोर चले जाएँ या बॉम्बे चले जाएँ या और नीचे चले जाएँ, तो लगभग वहाँ पे गॉल ब्लैडर में स्टोन मिलता ही नहीं है वहाँ के लोगों में। और ये पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा ये नॉर्थ इंडिया में कॉमन है, जैसे दिल्ली, उत्तर प्रदेश और बिहार। इसी कारण से लखनऊ में भी बहुत कॉमन है, जो कि गंगा बेल्ट है। जितनी गंगा बेल्ट है उसमें ये जो है बहुत कॉमन है। इसके अलावा पूरे वर्ल्ड में शायद चिली ही एक दूसरा राष्ट्र है जहाँ पे जो है इतना कॉमन है। अदरवाइज इंडिया में, नॉर्थ इंडिया में स्पेशली सबसे ज़्यादा कॉमन है बीमारी है। तो इस बीमारी के लक्षण क्या होते हैं, कैसे शुरुआती दिनों में इसको पहचानें? जी देखिए, ऐसा है, ये होने को किसी को भी हो सकता है, और इतना कॉमन है कि मान के चलिए कि लगभग हमारे पॉपुलेशन में लगभग 5 से 10% लोगों को है। अगर हम सबका अल्ट्रासाउंड कराना शुरू कर दें तो हो सकता है हम लोगों में, हमको या आपको भी निकल आए जिनको कभी दर्द ना हुआ हो। और मोस्टली जो है 70 to 80% इनमें दर्द नहीं होता है। इनमें केवल 20% पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनको दर्द होता है। और दर्द कहाँ पे होता है? दाहिने साइड में, सीने के नीचे दर्द होता है। अगर दाहिने साइड में अगर आपको दर्द हो रहा हो, सीने के जस्ट नीचे दर्द हो रहा हो, खाना खाने से दर्द हो रहा हो, खाना खाने के बाद उल्टी हो रही हो, गैस बन रही हो, मिचली आ रही हो, या पीलिया के लक्षण आ रहे हों, या खाना हजम ना हो रहा हो, तो इन कंडीशंस में हम गॉल ब्लैडर स्टोन के बारे में सोच सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर मान लीजिए इसमें और भी कोई दिक्कत हो रही होगी, जैसे मान लीजिए पस बन रहा होगा या पित्त की नलकी में पथरी फंस गई होगी, तो इसमें सिम्टम्स और बढ़ते जाएंगे। तो ये सब शुरुआती लक्षण मोस्टली गैस के होते हैं, अपच होने, खाना अपच होने के होते हैं, और इसके अलावा दर्द के होते हैं। इसका इलाज क्या है? क्या ऑपरेशन ही एकमात्र साधन है कि इसको सही कर सकता है, या दवाइयों से भी इसका उपचार संभव है? जी देखिए, इस बारे में बहुत भ्रांतियां हैं, है ना। पब्लिक जितनी जगह, क्योंकि ये बीमारी इतनी कॉमन है, इसलिए हर कोई 10 लोग 10 तरह की बातें करते हैं। इसमें इलाज 2 तरीके से हो सकता है। पहली बात तो हमें क्या इलाज करना है।
जैसे मान लीजिए कि आप जो है किसी और कारणवश जो है आप अल्ट्रासाउंड कराने गए, उसमें आपको गॉल ब्लैडर में स्टोन मिला। अगर आपको कभी दर्द नहीं हुआ है, कभी आपको कोई गैस नहीं बनती है, या कभी आपको पीलिया नहीं हुआ है, तो ज़रूरी नहीं है कि आपको इलाज किया जाए। जैसे मैंने आपसे कहा कि 60-70% इवन 80% तक लोग इसके लिए एसिम्प्टोमेटिक होते हैं, मतलब उनको जो है स्टोन होता है लेकिन उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो ज़रूरी नहीं है कि उनका इलाज किया जाए, ना उनको दवाई देने की ज़रूरत होती है, ना उनका कोई ऑपरेशन करने की आवश्यकता होती है। इलाज की आवश्यकता उनको पड़ती है जिनको कोई दिक्कत हो रही हो। जैसे कि मान लीजिए उनको दर्द हो रहा हो, दर्द बार बार हो रहा हो, खाना खाने में दिक्कत हो रही हो, बुखार आ रहा हो, पीलिया हो रहा हो, इन सब परिस्थितियों में उसका इलाज करना आवश्यक होता है। ठीक है। या कुछ लोग ऐसे जिनके भाई हो सकता हो कैंसर के लक्षण लग रहे हों कि भाई गॉल ब्लैडर पथरी के साथ कोई उसमें गांठ भी दिख रही है, या ऐसा शक पड़ रहा है कि इसमें अगर हमने इसको ऑपरेट नहीं किया तो इसमें आगे दिक्कत हो सकती है। तो इन्हीं लोगों को इलाज की आवश्यकता है, मतलब 10 से 20% लोगों को ही आवश्यकता पड़ेगी, सबको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। फिर बात ये रही कि जो है क्या सबका ऑपरेशन होना चाहिए, तो इसमें देखिए इसमें चॉइस है। इसमें अगर आप दवाई के लिए जाना चाहते हैं तो आप दवाई के लिए जा सकते हैं, लेकिन दिक्कत यही है कि होम्योपैथिक वैसे इलाज भी होता है। कुछ लोग होम्योपैथी में क्लेम करते हैं कि हम दवाई से पथरी करा देंगे, हो सकता है गलती भी हो। ऐसे ही बहुत सो जो है इवन जो है हम लोग के UDC एक दवा होती है, उससे पथरी गलती है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि ये दवा जो है महंगी पड़ती है, आपको डेली 2 से 3 गोलियां खानी पड़ती हैं, और 6 महीने से 8 महीने तक लंबे समय तक दवा खानी पड़ती है। ठीक है। अगर मान लीजिए आपने दवा खाई भी, इसका दवाई महंगी पड़ती है, कोर्स लंबा होता है, दवा खाने के बाद मान लीजिए पथरी गायब भी हो जाए, तो जिस दिन आप दवा बंद करते हैं उसके 2 ही 3 महीने में या तो पथरी वापस लौट आती है या तो वापस बढ़ने लगती है। तो अल्टीमेटली ये हमारे लिए जो है एक बहुत अच्छा सोल्यूशन नहीं होता है। ये सोल्यूशन हम तभी यूज़ करते हैं जैसे मान लीजिए जिस पेशेंट्स में बहुत ज़्यादा हाई रिस्क हो ऑपरेशन करने में। जैसे मान लीजिए कोई पेशेंट 80 साल का हो, ज़्यादा लाइफ ही नहीं बची हो, एकदम बेड रिडन हो, हार्ट की बीमारी हो, कोई और बीमारी हो जिसमें कि ऑपरेशन करना हमारे लिए रिस्की हो जाए, ठीक है ना, जिसमें जान का खतरा हो, तो उस कंडीशन में मैं समझता हूँ कि जो है हम लोग जो है दवा चला सकते हैं, और ज़रूरत ना हो तो कुछ भी ना करें उसको, अगर दर्द ना हो रहा हो तो। लेकिन जैसे यंग पेशेंट हो, कोई यंग फिर चलता फिरता मरीज़ हो जिसमें भी बहुत रिस्क हो कि हाँ भाई उसको बार बार दर्द हो रहा हो, तो उसमें परमानेंट वन टाइम सोल्यूशन यही है कि उसमें कि एक ऑपरेशन किया जाए, जो कि आज की डेट में दूरबीन से होता है, और उससे जो है परमानेंट उसका पथरी का इलाज कर दिया जाए उसका। तो सर अभी ऑपरेशन की बात करें तो ऑपरेशन दूरबीन विधि से भी होता है और चीरे द्वारा भी हो जाता है। तो कैसे एक पेशेंट ये डिसाइड करे कि हमें दूरबीन विधि से ऑपरेशन करवाना है या चीरे द्वारा ऑपरेशन करवाना है? क्योंकि दूरबीन विधि से ऑपरेशन करवाना पेशेंट के लिए बहुत ही ईजी है, लेकिन वो उसके अंदर कहते हैं ना अवेयरनेस की कमी है, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। जी मनीषा जी, इस बारे में बहुत भ्रांतियाँ हैं इसमें कि जो है चीरे से ऑपरेशन होना चाहिए कि दूरबीन से ऑपरेशन होना चाहिए। जैसे हम लोग यहाँ लखनऊ में बैठे हैं तो हमारे पास बहुत सारे पेशेंट्स हैं जो कि ईस्टर्न यूपी से आते हैं, फैज़ाबाद बेल्ट से आते हैं, गोरखपुर से आते हैं, और भी जो है बिहार से, वेस्टर्न बिहार से आते हैं पेशेंट्स। तो बहुत लोगों पेशेंट्स की डिमांड होती है कि हमारा चीरे द्वारा ऑपरेशन कराइए, हमारा दूरबीन द्वारा ऑपरेशन ना कराइए, क्योंकि उनको वहाँ किसी ने बता दिया होता है या उनकी जो है भ्रांति होती है कि चीरे से अगर हम इलाज करेंगे तो पथरी पूरी निकलेगी, अगर गॉल ब्लैडर को जो है लेज़र से इलाज करेंगे या दूरबीन से इलाज करेंगे तो फिर जो है पथरियाँ पूरी छूट जाती हैं। तो मैं सभी को ये बताना चाहता हूँ कि आज की डेट में इंसान जो है चांद की तरफ जा रहा है, ना कि सूरज की तरफ। तो वैसे ही हम लोग भी जो है पूरा अमेरिका, पूरा वर्ल्ड जो है सभी लोग दूरबीन की विधि तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। कोई भी जो है अब चीरा नहीं लगाना चाहता। चीरा लगाने से नुकसान ज़्यादा है, फ़ायदा बहुत कम, और दूरबीन विधि से हमेशा पूरा का पूरा पथरी निकल जाता है। कभी भी ऐसा नहीं होता कि पथरी पूरी ना निकल पाए। दूरबीन विधि से फ़ायदा ये रहता है कि कोई कट नहीं लगता है, छोटे छोटे छेद से दूरबीन निकल जाती है, ना कोई इन्फेक्शन का खतरा होता है, केवल 1 दिन हॉस्पिटल में रहना पड़ता है और लंबे समय तक दवा चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, और दर्द भी काफ़ी कम होता है। तो हर तरीके से दूरबीन विधि चीरे लगाने से फार बेटर है। हाँ, ये होता है कि हम दूरबीन विधि से शुरू करें, अंदर बहुत चिपका हुआ हो, गॉल ब्लैडर में दिक्कत ज़्यादा हो और पथरी ना निकल पा रही हो, तो उस कंडीशन में हम लोग कभी कभी 2 से 4% केस में चीरा लगाते हैं। अदरवाइज़ हम लोग हमेशा शुरुआत दूरबीन से ही करते हैं। सर आगे आपसे जानना चाहेंगे क्या पथरी कभी कैंसर का भी रूप ले सकती है? हाँ देखिए, अब इसमें भी जो है बड़ी मुसीबतें हैं ना, इस बारे में जो है विज्ञान एकदम परफेक्टली नहीं कह सकता कि ये ऐसा होता ही होता है, पर फिर भी ये बात सत्य है कि जितने लोगों में हमको कैंसर मिलता है उसमें 90% केसेस में पथरी भी होती है गॉल ब्लैडर में। लेकिन हर गॉल ब्लैडर वाले स्टोन को पथरी बने, इस कैंसर बनेगा, ये भी सही नहीं है बिल्कुल। तो दोनों चीज़ों को आपस में जोड़ते हुए देखा जाता है, लेकिन एक के कारण दूसरा है या दूसरे कारण पहला है, ये कहना बड़ा मुश्किल है। लेकिन जहाँ तक हम लोग समझते हैं, जिन लोगों में पथरी बहुत लंबे समय तक पड़ी हो, जैसे मान लीजिए 10 साल 20 साल पड़ी हुई हो, बार बार दर्द कर रही हो, पूरी पथरियाँ भरी पड़ी हों, उन केसेस में ही ऐसा होता है कि कैंसर बनने की संभावना होती है। लेकिन ये सच बात है कि कैंसर का एक रिस्क छोटा सा ही सही, लेकिन एक रिस्क रहता है गॉल ब्लैडर स्टोन के साथ लंबे समय में, है ना कि 1-2 साल में।
सर कभी कभी ऐसा होता है जैसा अभी आपने बताया कि शांत भाव में रहता है, अंदर दर्द नहीं होता है, तो किन परिस्थिति में ऑपरेशन कराना आवश्यक हो जाता है? जी बिल्कुल सत्य बात है ना, बिल्कुल जो है मनीषा जी बहुत सही बात आपने उठाई। देखिए ऐसा है, गॉल ब्लैडर साइलेंट है, मतलब कि उसमें कोई दर्द नहीं हो रहा है, आपको अल्ट्रासाउंड में पता चला, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन इस अल्ट्रासाउंड साइलेंट गॉल ब्लैडर स्टोन को आप अपने पास केवल ना रखिए, जाके किसी गैस्ट्रो सर्जन या किसी भी सर्जन या किसी भी डॉक्टर को दिखाइए ज़रूर। इसलिए क्योंकि आपने तो सिर्फ पथरी जानी, लेकिन जो डॉक्टर होगा वो उसमें बाकी सब जो है फीचर्स भी देखेगा कि उसमें कोई कैंसर होने का शक तो नहीं है, या पथरी इतनी बड़ी तो नहीं हो रही है जहाँ पे कि ऑपरेशन करने की आवश्यकता हो, या भविष्य में कोई और होने की संभावना तो नहीं लग रही। जैसे मान लीजिए कि अगर आपको बहुत ज़्यादा शुगर बहुत ज़्यादा आपका बढ़ा हुआ है, तो ऐसे केस में क्या होता है कि आपको दर्द नहीं होता है, पथरी आपकी जो है हो सकता है अंदर पस बन जाए और आपको दिक्कत बहुत ज़्यादा हो जाए। तो ऐसे कंडीशन में कभी कभी लोग कहते हैं कि ज़्यादा बेहतर रहता है कि शांति से उसको जो है धीरे से निकाल दिया जाए, रेदर देन कि उसको परेशान हो, वो जो आगे चल के परेशानी करे। कुछ लोगों में जैसे मान लीजिए ब्लड में कोई दिक्कत हो, जैसे सिकल सेल एनीमिया होती है, स्फेरोसाइटोसिस होती है, इसमें क्या होता है कि ब्लड लगातार टूटते रहते हैं तो स्टोन बनते रहते हैं। इसमें भी कहा जाता है कि अगर आपको छोटा स्टोन में दिख रहा हो तो आप ज़रूर निकाल दीजिए। कुछ लोग ये कहते हैं, कुछ जगह स्टडीज़ में पाया गया है कि अगर स्टोन 3 सेंटीमीटर से बड़ा हो, जैसे मान लीजिए शांत है, आपको पता नहीं है, लेकिन फिर भी 3 सेंटीमीटर से बड़ा स्टोन आया है, तो इस केस में जो है प्रॉब्लम होने ही चांस पड़ जाता है। तो इसको भी अगर हो सके संभव तो जो है आप जा करके एकदम प्लान करके अपनी सर्जरी करवा लें, वो ज़्यादा अच्छा रेदर देन कि वो आपको प्रॉब्लम करे। ठीक है, इसके अलावा कुछ लोग और भी कंडीशंस हैं, जैसे कि मान लीजिए कैंसर का रिस्क लग रहा हो कि जैसे पथरी है, साथ में छोटी गांठ भी है, 1 सेंटीमीटर की या 1.5 सेंटीमीटर की गांठ भी है, या लग रही है कि गांठ बढ़ रही है, तो ऐसे केस में उस गांठ को कोई नहीं जानता कि वो गांठ कैंसर है कि नहीं है। ऐसे में सबसे बेहतर यही है कि तुरंत उसका ऑपरेशन करवा लें, वो निकल जाए शरीर में, बायोप्सी उसकी होनी चाहिए, बायोप्सी में वो गांठ कैंसर ना आए तो आप बहुत अच्छी बात है, कोई कैंसर आए तो कम से कम उसके हिसाब से त्वरित इलाज हो सके, इससे पहले कि कैंसर फैल पाए। तो हम लोग को जो है अगर जो है जहाँ भी कैंसर का लक्षण लगता है वहाँ हम हमेशा रिकमेंड करते हैं कि जो है फिर भले ही पथरी में दर्द ना हो, लेकिन उसका ऑपरेशन होना चाहिए उसका। सर जाते जाते हम चाहेंगे हमारे ऑडियंस के लिए आप अपनी तरफ से कोई संदेश दें कि कैसे पित्त की पथरी होने से वो बचे, कैसे अपने आप को क्योर कर सके? जी मनीषा जी, देखिए मैं कहना चाहूँगा कि गॉल ब्लैडर हमारे यहाँ स्टोन बहुत कॉमन है, लेकिन मूल कारण कोलेस्ट्रॉल है। जो गॉल ब्लैडर का स्टोन है बनता कोलेस्ट्रॉल से है, तो अल्टीमेटली सम हाउ कहीं ना कहीं ये जो है हमारी डाइट से रिलेटेड है। अगर आप अपनी डाइट में जो है कुछ मॉडिफिकेशन कर सकें, फैट कम कर सकें, अपनी रेगुलर एक्सरसाइज कर सकें, अपना बीपी, शुगर और वेट ये तीनों कंट्रोल कर सकें, तो अगर आपको गॉल ब्लैडर होगा कि नहीं होगा, लेकिन आप स्वस्थ जरूर रहेंगे, ये बात पक्की है। ठीक है, गॉल ब्लैडर हो तो घबराइए नहीं, गॉल ब्लैडर कैंसर के लक्षण हो रहे हो तो तुरंत इलाज कराइए इसका, और इसके अलावा जो है हमेशा जो है अच्छा खाना खाइए जिसमें कि जो है फैट कम हो, और रेगुलर एक्सरसाइज करिए, है ना, इससे आप हमेशा स्वस्थ रहेंगे। थैंक यू सो मच। ठीक, थैंक यू वेरी मच, नमस्कार। तो आज हमारे साथ जुड़े हुए थे गैस्ट्रो सर्जन डॉक्टर अलंकार गुप्ता, जिन्होंने पित्ताशय की पथरी के बारे में बताया, भ्रांतियों के बारे में बताया, और साथ में ये भी बताया कि इसका इलाज क्या है, कैसे इससे बचा जा सकता है। यानी कि अपनी डाइट को आप चेंज करके इससे बच सकते हैं, कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करके इस बीमारी के साथ साथ अनेक बीमारियों से भी बच सकते हैं। आशा करती हूँ हमारा आज का एपिसोड बहुत पसंद आया होगा, बहुत सारी जानकारियाँ मिली होंगी। फिर मिलेंगे नए एपिसोड के साथ, नए जानकारी के साथ। तब तक मुझे यानी मनीषा को दे इजाज़त। नमस्कार।